नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम सीटेट के अगले टॉपिक की ओर जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा कि बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस। कि बच्चों में कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जो विकसित हो जाती हैं। जैसे कि बच्चे कई बार गलतियों से या गलतफहमियों से उनकी सफलता का प्रतीक हैं, लेकिन वास्तव में ये गलतियां सीखने में महत्वपूर्ण चरण होते हैं। कि बच्चे की जो गलत अवधारणाएं हैं वह बच्चे को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर बच्चे में वैकल्पिक अवधारणाएं, एरर्स, त्रुटियां नहीं होंगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चे की वैकल्पिक अवधारणाएं उनके अनुभव और समझ के आधार पर विकसित होती हैं। बच्चे जो भी वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं वो किसके आधार पर विकसित होती हैं? उनके अनुभव और समझ के आधार पर। कि बच्चे की जो भी वैकल्पिक अवधारणाएं होंगी वह उनके अनुभव और समझ के आधार पर विकसित होती हैं। ये धारणाएं कभी कभी वैज्ञानिक या प्रमाणिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। कि बच्चे की कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक और प्रमाणिक तथ्यों से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए वे वास्तविक होती हैं, क्योंकि उनका अभी अनुभव और समझ उतनी ही है और वह इसलिए मान के चलते हैं कि वह सही है जो उन्होंने अनुभव करा है। परंतु वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं होता। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो सकती है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं, गलत अवधारणाएं इसलिए बन सकती हैं। इसके कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं, देखो उनको जानने का हम प्रयास करते हैं। कि सबसे पहले कि बच्चे में सीमित अनुभव हो, क्योंकि बच्चे का अगर अनुभव सीमित है तो भी वैकल्पिक अवधारणाएं बन सकती हैं। सीमित अनुभव, लिमिटेड एक्सपीरियंस। कि बच्चा सीखने अपना दैनिक जीवन में अनुभवों पर आधारित होता है। बच्चे का जो सीखना होता है वो किस पर आधारित होता है? दैनिक जीवन पर। दैनिक जीवन में जो कुछ करता है उससे वह सीखता है, दैनिक जीवन पर आधारित होता है। और दैनिक जीवन पर भी किस पर आधारित होता है? दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। तो बच्चे का सीखना जो होता है वो दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। उनके पास दुनिया के बारे में सीमित जानकारी और अनुभव होते हैं, जिसके कारण वे अपनी समझ के आधार पर धारणाएं बना लेते हैं। जैसे कि यह मानना कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है। क्योंकि बच्चे के दैनिक जीवन में सीमित अनुभव होते हैं और उस अनुभव के कारण वे क्या बना लेते हैं? धारणाएं बना लेते हैं अपनी समझ के आधार पर। जैसे कि बच्चा यह मान रहा है कि सूरज तो घूमता है, वह देखता है कि सूरज इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, परंतु वो क्या बना लेता है? इसके कारण धारणा, कि अनुभव जो हो रहा है उसके कारण क्या धारणा बना ले? कि बच्चा यह धारणा बना ले कि सूर्य घूमता है, सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है, और पृथ्वी स्थिर रहती है। ये किसके कारण हुआ? ये हुआ उसके सीमित अनुभव के कारण, क्योंकि उसके अभी अनुभव सीमित है। अगला इसमें पॉइंट हो सकता है कि बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं किस कारण से बन सकती हैं। दूसरा पॉइंट देंगे तो भाषा की समझ। भाषा की समझ। कि बच्चे कई बार भाषा की सीमाओं के कारण गलत फहमियों बना लेते हैं। वे शब्दों या वाक्यों को सही ढंग से समझ पाते और इससे उनके ज्ञान की असंगति उत्पन्न हो जाती। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझते हैं कि बच्चे यह समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल सिर्फ नीचे गिरना होता है। उनको यह नहीं पता होता कि सभी दिशाओं में बल लगता है। कि बच्चों को वाक्यों को समझने की या शब्दों का ज्ञान कम होता है, शब्दों का ज्ञान कम होना।
और जब बच्चों को शब्दों का ज्ञान और वाक्यों की समझ कम होती है तो भी वह क्या बना लेते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं। जैसे कि बच्चे यह समझते हैं कि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल कहाँ लगता है, सिर्फ नीचे की ओर लगता है, परंतु उनको यह नहीं पता कि बल जो होता है वो कौन सी दिशाओं में होता है, चारों दिशाओं में होता है। जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ ही हो, कौन सी दिशाओं में होगा, चारों दिशाओं में होगा। उनको नहीं पता है क्योंकि वाक्य की समझ उनमें नहीं है अभी और शब्दों की समझ नहीं है। अगला जो आता है वैकल्पिक धारणाओं के लिए, कि बच्चों की पूर्व धारणाएं, कि धारणाएं जो उनकी पूर्व धारणाएं हैं वह भी क्या बनाती हैं, वैकल्पिक धारणाएं बनाती हैं। बच्चे अपने अनुभवों से पूर्व धारणाएं बना लेते हैं जो कभी कभी वास्तविकता से अलग होती है। कि बच्चे अपने अनुभवों से पहले ही धारणा बना लेते हैं, मानकर चल लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है ना, जो वास्तविक अनुभव से बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के लिए हम ऐसा ले सकते हैं कि एक बच्चा यह मान सकता है कि सभी भारी वस्तुएं पानी में डूबती हैं। उसने एक चीज को देखकर सभी वस्तुओं के ऊपर क्या बना ली, धारणा बना ली कि सभी भारी वस्तुएं क्या करती है, पानी में डूबती हैं, जबकि कुछ वस्तु ऐसी भी हैं जो तैरती भी हैं। तो पूर्व धारणाओं में क्या है कि किसी एक परिस्थिति के द्वारा सभी में समान प्रकार की धारणा बना लेना पूर्व में, तो उसे क्या कहा जाएगा, पूर्व धारणा, प्री कंसेप्शन। अब टीचर को क्या इन त्रुटियों का बच्चे के शिक्षण में महत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो देना चाहिए, क्योंकि इन त्रुटियों का बच्चे के शिक्षण में महत्व है। त्रुटियों का शिक्षण में महत्व है, शिक्षण में महत्व है। क्यों है, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इन त्रुटियों का महत्व है। सबसे पहले कि यह त्रुटियां बच्चों की सोचने की प्रक्रिया को विकसित करती है, सोचने की प्रक्रिया विकसित करती है। कि जब भी बच्चा त्रुटियां करेगा तो हमें पता लगेगा कि बच्चा कैसे सोच रहा है, और इसके कारण उनकी तर्क प्रक्रिया क्या होती है, उजागर होती है। दूसरा, यह त्रुटियां बच्चे के संज्ञान के विकास का संकेत देती हैं, कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। संज्ञान के विकास का क्या देती है, संकेत देती हैं। तीसरा, कि यह त्रुटियां बच्चे के समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाती हैं, क्योंकि गलतियां बच्चों को यह सिखाती है कि समस्या को हल कैसे किया जाए, और इसीलिए वह क्या करती है, समस्या समाधान क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। और इसके अलावा देखा जाए तो त्रुटियां क्या करती हैं, रचनात्मकता करती है सीखने में पैदा। सीखने में क्या पैदा करती हैं, सीखने में रचनात्मकता लाती है, क्रिएटिविटी लाती है। कि गलती एक सक्रिय प्रक्रिया है, लगातार होती रहेगी बच्चों से, और शिक्षक जब बच्चों की त्रुटियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो बच्चे सीखने में रचनात्मकता का अवसर करते हैं, कि वे बार बार प्रयास करते हैं कि वह सही कर पाएं, क्रिएटिविटी लाते हैं अपनी चीज़ों में। तो अगर टीचर उनको प्रोत्साहित करेगा कि आप कोई बात नहीं, गलती कर दी, आप आगे करें, तो वह क्रिएटिविटी लाएंगे सीखने की प्रक्रिया में, रचनात्मकता लाती है सीखने के अवसर में। अब हम ये जाने कि शिक्षण में महत्व तो दे दिया है, परंतु त्रुटियों का शिक्षण में उपयोग क्या है, हम उपयोग क्यों ले रहे हैं, महत्व क्यों दिया जाए ये हमने जान लिया, परंतु त्रुटियों का शिक्षण में उपयोग क्या है। अगला पॉइंट ये जो बन सकता है, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि त्रुटियों का शिक्षण में उपयोग, ठीक है। शिक्षक बच्चों की गलतियों का उपयोग सीखने के साधन के रूप में कर सकते हैं।
गलतियों का उपयोग भी किस में कर सकते हैं? सीखने के साधन के रूप में। शिक्षक कर सकते हैं। इसमें ध्यान में रखते हुए टीचर को निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। त्रुटियों का विश्लेषण कि एनालाइजिंग करनी चाहिए एरर की। शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि कहाँ और क्यों बच्चा गलती कर रहा है। हम यह समझ सके विश्लेषण के माध्यम से कि बच्चे ने कहाँ और क्यों गलती करी। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। सीखने के साधन के रूप में प्रयोग भी होगा त्रुटियों का शिक्षण में उपयोग। दूसरा, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, कि हम बच्चे की त्रुटियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें जिससे कि बच्चा क्या करे? निराश ना हो। हम बच्चे की त्रुटियों पर क्या दें? सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। तीसरा, समूह चर्चा को बढ़ावा दें। समूह चर्चा को बढ़ावा दें। ऐसा क्यों करें? बच्चों को गलतियां करने के बाद अपनी सोच को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। अगर बच्चा गलतियां करता है तो वह बताए कि उसने क्या सोचा, वो दूसरों के साथ हमारे साथ क्या करे? साझा करे। तो बच्चों को अगर समूह कार्य दिए जाएंगे तो बच्चा समूह में ये चीज़ों को बताने में और झिझकने में कम होगा और दूसरों को अपने अनुभव बता पाएगा। इससे यह भी होता है कि बच्चा जब समूह कार्य करता है तो वह अगर गलती कर रहा होता है तो उसमें दूसरा व्यक्ति उसको गलती रोक पाता है जितना वह जानता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं इसी में कि त्रुटियों के प्रति शिक्षक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण। तो पहला दृष्टिकोण तो ये होगा कि त्रुटियों को सीखने का अवसर माने, कि त्रुटियां सीखने का अवसर है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो वो सीखने का अवसर ले रहा है कि वह सीखेगा। दूसरा, सहानुभूति दे बच्चों को, और धैर्य रखें। बच्चे को सिंपैथी दें और धैर्य बनाए रखें। उनकी कठिनाइयों को समझे कि वह गलती क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उनको पीटने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है, उनको बताएं गलतियां होती भी हैं। दूसरा, त्रुटियों के डर को कम करें। त्रुटियों के डर को कम करें। कि टीचर को क्या करना चाहिए? त्रुटियों के डर को बच्चों के अंदर से क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। तो अभी तक हमने यह पढ़ा कि बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं उनकी गलतियां और उनके सीखने के प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षक और अभिभावकों को इन गलतियों को समझने, विश्लेषण करने और सकारात्मक दृष्टिकोण से सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब बच्चों की गलतियां सही दिशा में मार्गदर्शित होती हैं तो वो उनके ज्ञान और समझ में गहराई लाने में महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती हैं। तो हमें बच्चों की त्रुटियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसमें हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि वैकल्पिक अवधारणाएं क्यों बनती हैं। सबसे पहला कि सीमित अनुभव होने के कारण बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं बन जाती हैं। दूसरा, भाषा की समझ, अगर बच्चे में भाषा की समझ कम है तो भी वैकल्पिक अवधारणा बन जाएगी। तीसरा, पूर्व धारणा बच्चे की होने का, एक चीज की प्रति सभी चीजों पर एक जैसी धारणा बना लेना।
दूसरा, बच्चों की त्रुटियों को महत्व क्यों दें? क्योंकि यह क्या दिखाती हैं? गलतियों से बच्चे सोचने की प्रक्रिया के संकेत देती हैं, विकास के संकेत देती है, उसमें भी संज्ञानात्मक विकास के, और बच्चे की समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देती हैं। अब रचनात्मक सीखने के अवसर भी प्रदान करती हैं बच्चों को। इसके बाद शिक्षण में त्रुटियों का उपयोग क्या था, हमने यह पढ़ा कि त्रुटियों का विश्लेषण करें, सकारात्मक प्रतिक्रिया दें और बच्चों को समूह कार्य प्रदान करें। अब त्रुटि के प्रति शिक्षण का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए कि वह त्रुटियों को सीखने का अवसर माने, सहानुभूति और धैर्य करे, और तीसरा, त्रुटियों के डर को बच्चों के अंदर से क्या करें, कम करें। धन्यवाद।